गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स पढ़ चुके हैं। पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस, जिसे हमने एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन में पढ़ा है। और सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है, जो कि होता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड। वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन। ये एक्चुअली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, जो हम पढ़ चुके हैं। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल बने हैं, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से 2 पायरुवेट बनते हैं और इसी के कारण 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल। क्रेब्स साइकिल का नाम पड़ा है सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स के नाम पे। उन्होंने इसे 1937 में डिस्कवर किया था। इसे कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। मैं जब आपको पढ़ाऊँगी आगे कि इसे क्यों कहते हैं TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये बताऊँगी। एंड इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तो ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। मैं बता चुकी हूँ आपको कि ये कहाँ होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। दिस साइकिल इन्वॉल्व्स 2 डिकार्बोक्सिलेशन एंड 4 डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओवरऑल, क्योंकि हम एक बार पूरी एक एक रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो ये साइकिल क्या इन्वॉल्व करता है, इसमें होती है 2 तो डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब 2 बार तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और 4 बार हाइड्रोजन निकलते हैं। तो हाइड्रोजन निकलेंगे तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जैसे हम पढ़ेंगे NADH, NAD से NADH बन जाता है या FAD से FADH बन जाता है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा वहाँ पे वो रिएक्शन होगी, और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो जो श्वसन में हम बोलते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन ग्रहण होती है, तो वो जो चीज़ें हैं वो यहीं होती है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं बता चुकी हूँ आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है वो कौन सी होती है। जो ब्लू कलर का पार्ट आपको माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम में नज़र आ रहा है वो है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप्स। जैसे कि हमने ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप पढ़े थे, इसी प्रकार अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल की, तो क्रेब्स साइकिल के भी 10 स्टेप्स होते हैं। स्टार्ट होता है ये जब सबसे पहले ऑक्जेलो एसीटेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़ता है और सिट्रेट का निर्माण होता है। अब देखिए, आप चाहे सिट्रेट लिखिए या सिट्रिक एसिड लिखिए, बात यही है, क्योंकि एसिड नॉर्मली सॉल्ट बना लेता है रिएक्शन करके, तो सिट्रिक एसिड सिट्रेट के रूप में पाया जाता है। तो हम इस बार काउंटिंग कर लेते हैं कितने स्टेप्स हैं। देखिए, ये पहला स्टेप था जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा है सिट्रेट से सिस एकोनिटेट का बनना। तीसरा है सिस एकोनिटेट से आइसोसिट्रेट का बनना। चौथा है आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलो सक्सिनेट का बनना। पांचवा है ऑक्जेलो सक्सिनेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट का बनना। 6 स्टेप है अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का बनना। 7th स्टेप है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट का बनना। 8th स्टेप है सक्सिनेट से फ्यूमारेट का बनना। 9th स्टेप है फ्यूमारेट से एल मैलेट का बनना। और लास्ट 10th स्टेप है वापस मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट का बनना। तो यहाँ पे वापस मैं रिपीट करूँगी, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड लिखो या मैलिक एसिड लिखो या फ्यूमारिक एसिड लिखो, बात एक ही है। तो हम दोनों फॉर्म में पढ़ सकते हैं। अब हम ये जो 10 स्टेप है इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है। ऑक्जेलिक एसिड में हम देखते हैं ये बाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें 2 COH ग्रुप होते हैं। इसके साथ वो रिएक्शन करता है और एक सिंपल सी रिएक्शन हुई है कि ये जो कोएंजाइम ए के साथ सल्फर बॉन्ड बना हुआ है, ये यहाँ से डिटैच हो जाता है और इसकी जगह एक CH3 ग्रुप उसमें जुड़ जाता है, हम देखते हैं CH3CO ग्रुप जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। एंजाइम काम करेगा क्योंकि क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड, इसको कहते हैं। पहला एंजाइम है सिट्रिक एसिड सिंथेज। इसको सिट्रिक एसिड में आप देख रहे हैं कि 3 COH ग्रुप है, एक आप देख पा रहे हैं 3 COH ग्रुप,
इसमें एक ग्रुप तो ऊपर की तरफ है, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप, 3 COH ग्रुप पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये इसके नाम क्यों पड़े हैं, इसका जो पहला उत्पाद बनता है वो होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद में जो सेकंड स्टेप बनेगा, तो हम देखना है कि यहाँ पे क्या हुआ, CH3CO ग्रुप सिंपली यहाँ पे आके जुड़ गया सिट्रिक एसिड के ऑक्जेलिक एसिड के साथ में। स्टेप नंबर 2 और 3, सिट्रिक एसिड पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है एकोनिटेज। एकोनिटेज में या तो वाटर मॉलिक्यूल जोड़ता है या वाटर मॉलिक्यूल निकालता है। तो सिट्रिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है जिसके कारण क्या बनता है, सिस एकोनिटिक एसिड। आप देख रहे हैं कि इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है और उसकी वजह से क्या बन गया है, सिट्रिक एसिड साइकिल। ये देखिए कहाँ से निकला है वाटर मॉलिक्यूल, अगर हम मॉलिक्यूल देखें तो यहाँ से एक H2O बाहर निकल गया और एक सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड बन गया। इस प्रकार से वापस हम देख रहे हैं कि एकोनिटेज काम करता है और सिस एकोनिटिक एसिड में वापस एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है जिससे बनता है आइसोसिट्रिक एसिड। पर जो स्थान है वहाँ नहीं जुड़ता है, पहले वाले स्थान पे ये कहीं और जुड़ता है और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं OH और एक H यहाँ पे जुड़ गया है और इसे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। तो कुल मिला के एक वाटर मॉलिक्यूल केवल उसमें जुड़ के और निकल के वापस जुड़ता है, उसकी वजह से आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। तो ये दोनों स्टेप आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, दोनों उत्क्रमणीय हैं और इस कारण इसमें ये तीनों चीज़ें इक्विलिब्रियम में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है सिट्रिक एसिड 91%, लगभग 3% पाया जाता है सिस एकोनिटिक एसिड और 6% पाया जाता है आइसोसिट्रिक एसिड। अब हम आते हैं तो हमारे कौन सा हो गया, स्टेप 1, 2, 3 हो गए हैं। स्टेप 1 में एंजाइम काम में आया था कौन सा, सिट्रेट सिंथेज। स्टेप 2 में काम में आया था एकोनिटेज। स्टेप 3 में काम में आया था एकोनिटेज। अब है स्टेप 4 और 5। दीज 2 स्टेप्स इन्वॉल्व्स डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड जो बना है उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलती है। अब हाइड्रोजन जब भी बाहर निकलेगी तो मैंने आपको कहा था उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला कोई एक्सेप्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि आइसोसिट्रिक एसिड से हाइड्रोजन को बाहर निकालने वाला एंजाइम है जिसका नाम है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रही है, वो NADP उसको रिसीव कर रहा है, NADPH2 बन रहा है और किसका निर्माण हो रहा है, ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड का। ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं जो ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड के बाद में हम देख रहे हैं, ये देखिए ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्योंकि ये दोनों जो स्टेप्स हैं, हालांकि इसमें हाइड्रोजन नहीं निकल रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, पर क्योंकि हम इसको आइसोसिट्रेट के साथ में ही कंटिन्यू मान रहे, दोनों काम एक ही एंजाइम कर रहा है। 2 स्टेप है लेकिन एंजाइम एक ही है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसके कारण पहले स्टेप में तो NAD से NADH बना, दूसरे स्टेप में एक CO2 निकल गई और अल्फा कीटो ग्लूटारेट का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का निर्माण हो गया स्टेप नंबर 5 तक। अगर हम 6 और 7 की बात करें तो स्टेप नंबर 6 में अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम A का निर्माण होता है। इसमें एक ही स्टेप में दोनों रिएक्शन हो जाती है जिसमें कि हाइड्रोजन का निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। तो हाइड्रोजन भी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी और क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम है। अगेन हाइड्रोजन को रिसीव करने के लिए एक रिसीवर चाहिए और वो होगा NAD और क्या बनाएगा, NADH2। तो हम देख रहे हैं ये रहा स्टेप, यहाँ पे हमने देखा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, एक कार्बन डाइऑक्साइड आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, निकल रही है और साथ में NAD से NADH का निर्माण हो रहा है। तो अब तक हमने देखा कि 2 NADH, 2 स्टेप में NADH बन चुका है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं स्टेप नंबर 6 हम पढ़ चुके थे। अब 6 के बाद अगर हम 7th में आएंगे तो 7th में है सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे ये एक स्पेशल स्टेप है क्योंकि यहाँ पे GDP का निर्माण हो रहा है। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है कि हम बोलते हैं ATP बनता है, करेंसी है, एनर्जी करेंसी बोलते हैं जिसे हम, तो उसी प्रकार से GTP का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पे GDP से एक GTP का निर्माण हो रहा है और सक्सिनिक एसिड बन रहा है।
तो इस प्रकार से एक जीटीपी का निर्माण हो गया स्टेप नंबर 7 में। स्टेप नंबर 8 में आएंगे सक्सिनिक एसिड। अगेन एक डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन काम करेगा क्योंकि सबस्ट्रेट कौन है, सक्सिनिक एसिड। और क्या यहाँ पर लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, FAD, जो कि FADH2 बनाएगा। अब ये कुछ चीज़ें आपको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कहाँ पे। नॉर्मली तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, NAD होता है, लेकिन कुछ ये बहुत रेयर रिएक्शन है जिसमें कि FAD होता है, जैसे सक्सिनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड बनना। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि क्योंकि इसका जो उत्पाद है वो फ्यूमारिक एसिड है जो F से शुरू होता है, तो बीच में हम उसको उससे लिंक करके FAD से FADH2 बनाना सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से अब तक क्या बना है हमने देखा। जो स्टेप नंबर 8 तक हम पहुंच चुके हैं, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड का निर्माण हुआ है। अब स्टेप नंबर 9, यहाँ पे केवल क्या हो रहा है, फ्यूमारिक एसिड से मैलिक एसिड बन रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, न तो CO2 निकल रही है और न ही यहाँ पे किसी प्रकार का कोई हाइड्रोजन निकल रहा है। एक H2 ऐड हुआ, फ्यूमारेज ने काम किया। तो ये सिंपल स्टेप है। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 10, यहाँ पे निर्माण होता है मैलिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड के लिए। तो यहाँ वापस एक डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन है, NAD से NADH2 बनता है। क्योंकि सबस्ट्रेट कौन सा है, मैलिक एसिड, तो एंजाइम आपको पता ही चल जाएगा कौन सा होगा, मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तो इस प्रकार से हमने देखा स्टेप नंबर 10 पूरे कंप्लीट हो गए हैं। स्टेप नंबर 1 ऑक्जेलो एसीटेट से सिट्रेट का बनना। स्टेप नंबर 2 सिट्रेट से सिस एकोनिटेट का बनना। अगर हम इसमें पूरा देखें तो आप देख रहे हो स्टेप नंबर 4 में सबसे पहले एक NADH निकल रहा है और स्टेप नंबर 6 में सेकेंड NADH निकल रहा है। स्टेप नंबर 8 में एक FAD निकल रहा है और स्टेप नंबर 10 में NADH निकल रहा है। तो कुल मिला के 3 जगह NADH निकल रहा है, एक जगह FAD निकल रहा है, उसके अलावा एक जगह GTP से GTP का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये रिएक्शंस होती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें समरी, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकलते हैं एक पायरुवेट से, तो एक्चुअल में कितने निकलेंगे, 4 CO2। 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH निकलते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 निकलता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP निकलता है। तो इसको हम डबल काउंट करेंगे क्योंकि जो पायरुवेट है वो 2 काम में आते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम ओनली CO2 की बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम से सिट्रिक एसिड से जब एक CO2 निकलती है और एक 5 कार्बन कंपाउंड बनता है, हम देख रहे हैं जैसे कार्बन की काउंटिंग कम हो रही है, और फिर वापस एक CO2 निकलती है जिससे 4 कार्बन कंपाउंड होता है। और अगर हम उसकी बात करें हाइड्रोजन की, तो 4 जगह आप देख रहे हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकलती है। तो ये एक ओवरऑल व्यू है किसका, कि क्या क्या निकलता है और क्या क्या हमें प्राप्त होता है। ओवरऑल रिएक्शन यहाँ मैं बता चुकी हूँ आपको कि एसिटाइल कोएंजाइम A + 3H2O + 3 NAD + 1 FAD + GDP + PI give rise to 2 CO2 + HS coenzyme A + 3 NADH2 + 1 FADH2 + 1 GTP. ऑल्दो द TCA साइकिल इज़ एम्फीबोलिक इन नेचर, मतलब इसमें कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। इट इज़ द मेन पाथवे फॉर ऑक्सीडाइजिंग सबस्ट्रेट फॉर एनर्जी जनरेशन इन ऑल एरोबिकली रेस्पायरिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हम बात करेंगे कि यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि एनर्जी तो कहीं बनी नहीं, हम सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं NADH2 बन गया GTP। अब जो एक्चुअल में एनर्जी बनती है वो बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये जितने भी FADH2 या NADH2 जो हम ग्लाइकोलाइसिस से लेके अब तक बनाते हुए आ रहे हैं, ये आगे कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किस प्रकार से एनर्जी का निर्माण करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि एक NADH2 लगभग 3 ATP के समान होता है, तो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी। और ओवरऑल रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी का निर्माण होता है वो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ेंगे, ताकि हमें उसे पता रहे कि कैसे एनर्जी बन रही है। तो TCA साइकिल हम पढ़ चुके हैं। अब TCA साइकिल में जो NADH2 और ये सब बने हैं ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहाँ पे वो ATP का निर्माण करेंगे कि एक्चुअल में जो काम में आती है एनर्जी वो ATP के फॉर्म में काम में आती है। जो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्थित होती है। हम इसको पढ़ेंगे आने वाले हमारे लेक्चर्स में। तो अगर अभी तक हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था कि 2 NADH2 बनते हैं और 2 ATP बनते हैं। पायरुवेट ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था जिसमें 2 NADH2 का निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2
और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जीटीपी का निर्माण होता है। अब ये एनर्जी ही हम आगे जब देखेंगे ना ओवरऑल रेस्पिरेशन में कितनी आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, वो उसी के आधार पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जो था क्रेब्स साइकिल वो कंप्लीट किया है। आपको ये अगर आप रिएक्शंस याद नहीं कर सकते तो आपको सिंपली ये साइकिल ज़रूर याद करना है, जिसमें 10 स्टेप हैं। अब ये आप चाहे रट के याद करें या समझ के याद करें, ये आप पे डिपेंड करता है, पर ये आपको याद करना होगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम कंटिन्यू करेंगे आई थिंक ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से। तो आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे। धन्यवाद।